तो हमारे सामने ये जो नक्शे, चार्ट्स और रिपोर्ट्स का ढेर लगा है, ये सिर्फ कागज नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के, आप कह सकते हैं, जीवन रेखा का एक एक्सरे है। बिल्कुल, एक एक्सरे। और इसमें जो दिख रहा है वो पहली नजर में शायद बहुत अच्छा लगे। हाँ, नदियों और बांधों का एक ऐसा जाल जो विकास की कहानी कहता है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनने नहीं, बल्कि इसकी तह तक जाने के लिए यहाँ हैं। और तह में उतरना जरूरी है, क्योंकि हर बांध, हर नहर के पीछे एक फैसला होता है। किसे पानी मिलेगा, किसकी जमीन डूबेगी। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये ताकत का खेल है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हमें इन विशालकाय कंक्रीट की दीवारों की, यानी बांधों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? एक सोर्स तो कहता है कि ये सूखे को हरियाली में बदलते हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, ये ऑफिशियल वजह है और इसमें सच्चाई भी है। किसी भी बांध के आप कह सकते हैं 4 मुख्य उद्देश्य बताए जाते हैं। 4? कौन कौन से? पहला, सिंचाई, मतलब खेतों तक पानी पहुंचाना। दूसरा, पनबिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नदी के बहाव से टरबाइन घुमाकर हजारों घरों को रोशन करना। ठीक है, सिंचाई और बिजली विकास के 2 सबसे बड़े पैमाने। लेकिन और भी वजह हैं। हाँ। और वो सुरक्षा से जुड़ी हैं। तीसरा कारण है बाढ़ नियंत्रण। अच्छा। खासकर हिमालय से आने वाली नदियां जब मानसून में उफंडती हैं, तो ये बांध उस प्रलय को अपने अंदर सोख लेते हैं। और चौथा, शहरों के लिए पीने का पानी। तो ये 4 स्तंभ हैं: सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सिस्टम लगता है। लगता तो है, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ फायदे ही फायदे देती है। पर असल में ऐसा होता क्या है? यही तो सवाल है। क्योंकि जब आप पानी का रास्ता रोकते हैं, तो आप सिर्फ पानी नहीं रोकते, आप प्रकृति के पूरे चक्र में दखल देते हैं। हाँ। और इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। चलिए उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखते हैं। हाँ, इन नोट्स में एक अजीब सी लाइन लिखी है, उत्तर से आया पानी, दक्षिण से आया पत्थर। ये किसी कोडवर्ड जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये कोडवर्ड नहीं, बल्कि प्रदेश की सबसे बड़ी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। ओके। पहली हैं हिमालयी नदियां, गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा। ये हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। इन्हें कहते हैं सदा नीरा। सदा नीरा मतलब हमेशा पानी वाली। ये हुआ उत्तर से आया पानी वाला हिस्सा। बिल्कुल। और ये दक्षिण से आया पत्थर, ये क्या बला है? ये वो नदियां हैं जो दक्षिण के पठारी हिस्से से निकलती हैं। चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये ग्लेशियर से नहीं बल्कि बारिश के पानी से चलती हैं। अच्छा। इसलिए इन्हें वर्षा नीरा कहते हैं। गर्मियों में ये लगभग सूख जाती हैं और अपने साथ पत्थर और खनिज बहा कर लाती हैं। रुकिए, 1 सेकंड। मतलब प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा है जहां पानी की कोई कमी नहीं, और दूसरा हिस्सा पानी के लिए तरसता है। हाँ, ये तो प्राकृतिक रूप से एक बहुत बड़ा असंतुलन है। यहीं से सारी समस्या शुरू होती होगी। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही वो भौगोलिक दरार है जिसे पाटने के लिए इन सारे बांधों और परियोजनाओं का जाल बिछाया गया है। और इसी कोशिश में कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत विवादास्पद कदम उठाए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन केस फाइल्स को खोलते हैं। पहली फाइल है रामगंगा बांध की, बिजनौर जिले में। इसमें क्या खास है? इसमें खास है इसका आकार। ये 128 मीटर ऊंचा है। 128 मीटर? जी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसे कालागढ़ बांध भी कहते हैं। सबसे ऊंचा मतलब ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक। लेकिन एक मिनट, मुझे एक दूसरी फाइल में कुछ बहुत अजीब मिला है, गोमती नदी के बारे में। यहाँ एक बॉक्स पर लिखा है सीक्रेट फाउंड, और उसमें लिखा है कि इस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है? एक बड़ी नदी और वो पहाड़ से ना निकले? ये सिर्फ अजीब नहीं, ये चौंकाने वाली बात है। और ये उत्तर प्रदेश के जल तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी को भी उजागर करता है। कमजोरी कैसे? गोमती गंगा की इकलौती बड़ी सहायक नदी है, जो किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं, बल्कि पीलीभीत के मैदानी इलाके में एक झील, फुलहर झील से निकलती है। एक झील से? मतलब इसका सोर्स सिर्फ जमीन का पानी है, ग्राउंड वाटर? हाँ, ये एक भूजल पर निर्भर नदी है। और ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ, फिर सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे बड़े शहरों से गुजरती है। अरे बाप रे, ये तो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। मतलब लखनऊ की जीवन रेखा एक ऐसी नस पर टिकी है जो कभी भी सूख सकती है। ये बात तो सच में डराने वाली है ना? चलिए अगली फाइल देखते हैं। घाघरा नदी, जिसे अयोध्या में सरयू कहते हैं, इसका सफर तो तिब्बत से शुरू होकर बिहार तक। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है।
नेपाल में इसे कर्नाली कहते हैं और ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अच्छा। फिर ये यूपी में आती है और अयोध्या जैसे पवित्र शहर को छूती हुई बिहार में गंगा से मिल जाती है। मतलब इस पर नियंत्रण सिर्फ यूपी या भारत के हाथ में नहीं है, चीन और नेपाल भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, ये इसे भू राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील बना देता है। पानी आज के दौर में तेल से ज्यादा कीमती है। सही बात है। अब उस इलाके की बात करते हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, बुंदेलखंड। यहाँ की जीवन रेखा है बेतवा नदी, और इस पर बने बांधों को याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी दी है इन नोट्स में। बेतवा की माता ने राज को झांसी भेजा। हाँ, बेतवा की माता ने राज को झांसी परिछा भेजा। ये ट्रिक बहुत काम की है। माता से माता टीला बांध ललितपुर में, राज से राजघाट बांध जो यूपी और मध्य प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है, और झांसी या परीछा से पारीछा बांध। ये तीनों बांध बुंदेलखंड की प्यासी जमीन के लिए अमृत की तरह होंगे। हैं, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है। वो क्या? इन तमाम कोशिशों के बावजूद बुंदेलखंड में पानी का संकट आज भी बना हुआ है। ये बांध जरूरी हैं, पर शायद काफी नहीं है। ये उस गहरी बीमारी पर बैंडेड लगाने जैसा है। और शायद उसी इलाज की तलाश में यूपी के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी बांध को बनाया गया। अगली फाइल है रिहंद बांध की। इसे बांधों का राजा कहा गया है। किंग ऑफ डैम्स। हाँ, किंग ऑफ डैम्स। सोनभद्र जिले में ये उपाधि कुछ ज्यादा नहीं हो गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह बांध नहीं बल्कि उसका जलाशय है। जलाशय? रिहंद बांध के पानी को रोककर जो झील बनी है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब इंसान की बनाई हुई झील है। क्या कह रहे हैं? भारत की सबसे बड़ी? ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। मतलब एक पूरा समुद्र बना दिया गया। हाँ, और इसे सिर्फ पीने या सिंचाई के लिए नहीं बनाया गया था। इसका असली मकसद था सोनभद्र के औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा देना। पास का ओबरा थर्मल पावर प्लांट इसी के पानी से ठंडा होता है। तो ये आधुनिक भारत का मंदिर वाली सोच थी। बिल्कुल, विकास का मतलब था बड़े बड़े कारखाने और विशालकाय बांध। लेकिन ऐसे विशालकाय प्रोजेक्ट्स की एक कीमत भी होती है। कितने गांव डूबे होंगे इस सागर को बनाने में, कितने जंगल खत्म हुए होंगे। आपने सही कहा, और यही सवाल हमें हमारी अगली और शायद सबसे विस्फोटक फाइल तक ले जाता है। कौन सी? भारत का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक। नदी जोड़ो मतलब एक नदी का पानी दूसरी नदी में डालना। ये तो प्रकृति के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ करने जैसा है। कॉन्सेप्ट सीधा है। केन नदी जिसमें सरप्लस यानी अतिरिक्त पानी है, उसके पानी को एक नहर के जरिए बेतवा नदी में भेजा जाएगा जिसमें पानी की कमी है। मकसद वही पुराना बुंदेलखंड के सूखे का इलाज करना। कागज पर तो ये क्रांतिकारी आइडिया लगता है, लेकिन मुझे आपके लेकिन का इंतजार है। लेकिन इसके रास्ते में पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा आ रहा है जो डूब जाएगा। क्या? हाँ, ये एक सीधी लड़ाई है। इंसानों की प्यास बनाम जानवरों का घर। आप किसे चुनेंगे? ये प्रोजेक्ट दशकों से इसी एक सवाल पर अटका हुआ है। अविश्वसनीय। मतलब हम नदियों, बांधों, नदी जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये सब सतह पर बहने वाले पानी का खेल है। पर अब जो आंकड़ा मैं देख रही हूँ उसने मुझे सच में हिला कर रख दिया है। कौन सा आंकड़ा? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 75% सिंचाई नलकूप यानी ट्यूबवेल से होती है। हाँ। रुकिए, क्या मैं इसे सही पढ़ रही हूँ? 75% मतलब 3/4 खेती जमीन के नीचे के पानी से हो रही है। ये सारे बांध, ये हजारों किलोमीटर लंबी नहरें, ये सब मिलकर सिर्फ 15% सिंचाई कर पा रही हैं। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, ये हमारी आंखों के सामने हो रही एक त्रासदी है। हमने अपना सारा ध्यान, सारा पैसा सतह पर कंक्रीट के पहाड़ खड़े करने में लगा दिया, जबकि असली लड़ाई जमीन के नीचे चल रही थी। और हम उसे हार रहे हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश, जो भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है, वो असल में अपने भूजल को खत्म करके खेती कर रहा है। पर ऐसा क्यों? जब इतनी नदियां हैं तो किसान नहरों के बजाय ट्यूबवेल पर क्यों निर्भर है? दोनों बातें हैं। नहरों का पानी हर खेत तक नहीं पहुंचता, और जब पहुंचता है तो उसका कोई तय समय नहीं होता। जबकि ट्यूबवेल किसान का अपना होता है, बटन दबाया और पानी हाजिर। ये भरोसेमंद है। भरोसेमंद है, लेकिन ये एक अदृश्य बैंक अकाउंट से पानी निकालने जैसा है, और कोई नहीं जानता कि उसमें कितना बैलेंस बचा है। तो हमारी पूरी पड़ताल का सार ये है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच तो अदृश्य है। इस फाइल में कुछ और छोटे बांधों का भी जिक्र है, छुपा रुस्तम नाम से, अर्जुन बांध, चंद्रप्रभा। हाँ, ये वो छोटे स्थानीय प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद
राष्ट्रीय स्तर पर खबरें ना बनाते हों, लेकिन ये अपने अपने इलाकों में किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। महोबा का अर्जुन बांध हो या चंदौली का चंद्रप्रभा। एक और है बाण सागर बांध, सोन नदी पर। यह भी मध्य प्रदेश और यूपी का साझा प्रोजेक्ट है, जो दिखाता है कि पानी के लिए राज्यों को मिलकर काम करना ही पड़ता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। उत्तर प्रदेश में 2 तरह की नदियां हैं, एक पानी से लबालब और दूसरी पानी के लिए तरसती हुई। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा पर है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रिहंद पर। लेकिन असली राज कुछ और हैं। पहला, गोमती नदी का सच, जो पहाड़ों से नहीं बल्कि जमीन के भीतर से निकलती है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा और सबसे बड़ा सच, वो 75% वाला आंकड़ा, ये कि प्रदेश की खेती का 3/4 हिस्सा उस भूजल पर टिका है जिसे हम देख भी नहीं सकते और जिसका हम बेरहमी से शोषण कर रहे हैं। ये विरोधाभास दिमाग को सुन कर देता है और यहीं से शायद सोचने का एक नया सिरा मिलता है। बिल्कुल। देखिए, हमने और हमारी सरकारों ने दशकों तक पानी का मतलब नदियों और बांधों को समझा। हमने पानी को नियंत्रित करने, उसका रास्ता बदलने के लिए इंजीनियरिंग के विशाल स्मारक खड़े कर दिए, लेकिन शायद हम पूरी तरह गलत जगह देख रहे थे। जब आपकी 75% अर्थव्यवस्था जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर हो, तो असली चुनौती उन अदृश्य नदियों का प्रबंधन करना है। वो नदियां जो किसी नक्शे पर नहीं है, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी उन्हीं पर निर्भर है। सवाल ये है कि जब सतह की नदियां सूखेंगी तब तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन जब ये अदृश्य नदियां खत्म हो जाएंगी तो हमें पता भी चलेगा या नहीं। तो हमारे सामने ये जो नक्शे, चार्ट्स और रिपोर्ट्स का ढेर लगा है, ये सिर्फ कागज नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के, आप कह सकते हैं, जीवन रेखा का एक एक्सरे है। बिल्कुल, एक एक्सरे। और इसमें जो दिख रहा है वो पहली नजर में शायद बहुत अच्छा लगे। हाँ, नदियों और बांधों का एक ऐसा जाल जो विकास की कहानी कहता है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनने नहीं बल्कि इसकी तह तक जाने के लिए यहाँ हैं। और तह में उतरना जरूरी है, क्योंकि हर बांध, हर नहर के पीछे एक फैसला होता है। किसे पानी मिलेगा, किसकी जमीन डूबेगी। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये ताकत का खेल है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हमें इन विशालकाय कंक्रीट की दीवारों की यानी बांधों की जरूरत